आज हमारी हाथ लेखक और उद्यमी दारियस फरो के कई लेख और उनकी किताब थिंक स्ट्रेट पर कुछ समीक्षाएं लगी हैं। और इन सबको एक साथ देखने पर एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या? आज की इस भागदौड़ और जानकारी के शोर से भरी दुनिया में क्या 2000 साल पुराना एक दर्शन वाकई हमारे दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है? सही। हमारा मकसद सिर्फ फोरो के विचारों को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि क्या स्टोइसिज्म जैसे प्राचीन दर्शन को आज के जमाने का एक प्रैक्टिकल मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो यह है कि फरूक का जोर सिर्फ जानने पर नहीं बल्कि करने पर है। अच्छा। उनके लेखों में एक बात बार बार उभर कर आती है कि किसी विचार को पढ़ना एक बात है और उसे अपनी रगों में उतार कर जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। उनका मानना है कि असली ज्ञान जानकारी इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे मुश्किल हालात में इस्तेमाल करने की काबिलियत में है। मतलब ये दर्शन को लाइब्रेरी से निकालकर जिंदगी के मैदान में लाने की कोशिश है। तो चलिए इसी मैदान में उतरते हैं। स्टोइज्म की बात करें तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये अजीब है कि सिलिकॉन वैली के सीईओज से लेकर फौज के जनरलों तक आज के दौर के सबसे तेज तर्रार लोग इसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। और फॉरोक्स इसी टूलकिट को हम सब के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सबसे मूल सिद्धांत क्या है? इसका जो मूल सिद्धांत है वो है जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देखना। स्टोइक दार्शनिक इसे कंट्रोल की दुविधा या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल? सीधी सी बात है, दुनिया में कुछ चीजें हैं जो हमारे बस में हैं और बाकी सब हमारे बस से बाहर है। अच्छा। महान दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, खुशी और आजादी का रास्ता एक ही है, उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं है। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना शायद सबसे मुश्किल काम है। एक मिनट, जब हम कहते हैं कि हमारे बस में क्या है, तो इसका फॉरोक्स के मुताबिक असल में मतलब क्या है? सिर्फ हमारे विचार, हमारी राय, हमारे फैसले और हमारी इच्छाएं। सिर्फ इतना? हाँ, यानी हमारी अंदरूनी दुनिया। लेकिन मेरी नौकरी, मेरा स्वास्थ्य, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये मेरे नियंत्रण में नहीं है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो इन्हीं चीजों को बदलने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्टोइज्म ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरी या सेहत पर ध्यान ना दें, बिल्कुल दें। तो फिर? लेकिन वो नतीजा और प्रक्रिया के बीच एक फर्क करता है। ओके। आप अच्छी नौकरी के लिए मेहनत कर सकते हैं, है ना? ये प्रक्रिया आपके नियंत्रण में है। हाँ। पर नौकरी मिलना या ना मिलना वो कई बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे अर्थव्यवस्था कैसी है, कंपनी की हालत, इंटरव्यू लेने वाले का मूड कैसा है। सही बात है। ये नतीजा आपके पूरे नियंत्रण में नहीं है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उस प्रक्रिया पर लगाओ जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो और नतीजे को लेकर मन को शांत रखो। तो फरोश खुद इस दर्शन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारते हैं? क्या वो सिर्फ इसके बारे में सोचते रहते हैं? नहीं, वो इसे एक अभ्यास बनाते हैं, एक प्रैक्टिस। जैसे कि? स्रोतों में दो मुख्य तरीकों का जिक्र है। पहला, वो कुछ खास किताबों को बार बार पढ़ते हैं, जैसे मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस। ये असल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक रोमन सम्राट की निजी डायरी थी। अच्छा। जिसमें वो खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए नोट्स लिखते थे। या फिर एपिक्टेटस की एनकिरीडियन, जो मुश्किल हालात में मन को शांत रखने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल गाइड बुक है। तो बार बार पढ़ने से ये विचार दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। लेकिन एक मिनट, रोज डायरी लिखना या एक ही किताब को बार बार पढ़ना, क्या ये आज की तेज तर्रार दुनिया में थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? हमारे पास तो नई नई चीजें सीखने के लिए वक्त कम पड़ जाता है। फरूक इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे जानकारी हासिल करना नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक कसरत मानते हैं। मेंटल एक्सरसाइज? बिल्कुल। जैसे एक एथलीट रोज एक ही तरह की ड्रिल करता है अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, वैसे ही रोज डायरी लिखना या इन विचारों पर सोचना हमारे मानसिक विवेक की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दिलचस्प। और डायरी लिखने से हमारे उलझे हुए विचार कागज पर उतरकर साफ हो जाते हैं। ये इसे सिर्फ एक किताबी ज्ञान होने से बचाकर एक जिंदा और व्यावहारिक हुनर बना देता है। तो फरूक ने स्टोइसिज्म के इस मूल सिद्धांत को, यानी अपने नियंत्रण पर ध्यान देने को लिया और उसे आज की सबसे बड़ी चुनौती, यानी हमारे दिमाग के अंदर के शोर पर लागू किया। हाँ। और शायद यहीं से उनकी किताब थिंक स्ट्रेट का जन्म हुआ। किताब का मूल विचार क्या है? तारों से भरा रहता है हर वक्त। वहीं एक बात बार बार घूमती रहती है जिसका कोई मतलब नहीं होता।
एक स्रोत में इसकी तुलना एक व्यस्त शहर की सड़क से की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर के लिए बेहतर उपमा ये होगी कि हमारा दिमाग एक ऐसा इंटरनेट ब्राउजर है जिसमें 100 टैब खुले हैं। हाँ हाँ। और हर टैब पर अलग अलग वीडियो चल रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी आवाज सुने। मेरे दिमाग की सड़क पर तो मानो ट्रैफिक जैम ही लगा रहता है और हॉर्न बजाने वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा हैं। हाँ हाँ। तो फोरूक इस जाम को हटाने के लिए क्या कहते हैं? क्या हमें अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर देना चाहिए? नहीं, खाली करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है उसे व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना। हाँ, जैसे किसी बिखरी हुई दराज को साफ करके उसमें अलग अलग खाने बना दिए जाएं ताकि हर चीज अपनी जगह पर हो। इस दिमागी खिचड़ी को साफ करने का सबसे पहला कदम है विचारों को फिल्टर करना। फिल्टर करना? हाँ, उन्हें आने से रोकना नहीं, बल्कि ये तय करना कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। और ये फिल्टर काम कैसे करता है? एक समीक्षा में एक बहुत ही दमदार सवाल का जिक्र है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या? जब हम किसी छोटी मोटी बात पर हद से ज्यादा सोच रहे हों तो पूछें, क्या इस फैसले का नतीजा मेरे जीने के तरीकों को 1 साल बाद भी बदल देगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल जादू की तरह काम करता है। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम चिंता करते हैं इस फिल्टर में टिक ही नहीं पाती। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और विचार है कम शोर ज्यादा सिग्नल का उपयोग करना। कम शोर ज्यादा सिग्नल? फारूक कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनसे एक कदम पीछे हटकर उन पर सवाल उठा सकते हैं। मतलब? जब भी कोई परेशान करने वाला विचार आए तो एक जासूस की तरह उससे पूछें, क्या ये विचार सच में सच है? क्या ये मददगार है? क्या ये एक तथ्य है या सिर्फ मेरी एक धारणा? ये अभ्यास हमें विचारों पर तुरंत इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय एक तर्कसंगत जवाब देने का मौका देता है। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक खतरा है ना? अगर मैं ही अपने विचारों को फिल्टर कर रहा हूँ तो क्या इस बात का डर नहीं है कि मैं अनजाने में अपने ही पूर्वाग्रहों कॉग्निटिव बायसेस को और मजबूत कर रहा हूँ? हम अपने दिमाग के बनाए हुए फिल्टर पर ही कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है और स्रोतों में इस बात की आलोचना भी है कि फरोस इन कॉग्निटिव बायसेस पर बहुत गहराई से बात नहीं करते। अच्छा। लेकिन उनका जो सिस्टम है वो इसका एक, आप कह सकते हैं कि एक अप्रत्यक्ष समाधान देता है। कैसे? जब आप अपने हर विचार से सवाल पूछने की आदत डाल लेते हैं, क्या ये सच है, तो आप असल में अपने पूर्वाग्रहों पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। ये कोई अचूक समाधान नहीं है, लेकिन ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ता है जिस पर हमारा दिमाग ज्यादातर चलता है। सिर्फ ये जागरूकता कि हमारे अंदर ऐसे अंधे धब्बे या ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, खुद को उनसे बचाने का पहला कदम है। तो विचारों को फिल्टर करना और उनसे सवाल करना, ये तो हुए सिद्धांत, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अमल में कैसे लाया जाए? स्रोतों में कुछ बहुत ही ठोस उपकरणों का जिक्र है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी उपकरण है ज्यादा सोचने की जगह कार्रवाई करना, एक्शन लेना। हाँ, अगर आप किसी पिछली गलती के बारे में सोचकर परेशान हैं, तो घंटों उसी के बारे में सोचने के बजाय खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैं अभी इसी वक्त आगे बढ़ने के लिए अगला सबसे छोटा कदम क्या उठा सकता हूँ? ध्यान को समस्या से हटाकर समाधान पर ले आना। और दूसरा जिक्र आता है जर्नलिंग या डायरी लिखने का। कई लोग इसे बस अपनी भावनाएं लिखने का एक तरीका मानते हैं, लेकिन फारूक इसे सोच को साफ करने का एक औजार बताते हैं। हाँ, ये सिर्फ मन को सुकून देने वाला नहीं है, ये एक एनालिटिकल प्रक्रिया है। एनालिटिकल? हाँ, एक स्रोत में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। मान लीजिए आपके दिमाग के विचार एक ग्लास में घुले हुए गंदले पानी की तरह हैं। ठीक है। जब आप उन्हें लिखने बैठते हैं तो ये वैसा ही है जैसे आप उस पानी को शांत छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। वाह। लिखने से आपके अस्त व्यस्त विचार शांत हो जाते हैं और आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और मल्टीटास्किंग के बारे में क्या ख्याल है? हम सब तो खुद को मल्टीटास्किंग का चैंपियन समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक झूठ है। अच्छा। हमारा दिमाग एक साथ कई कामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना ही नहीं है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर ध्यान बदलना है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और हर बार ऐसा करने में हमारे दिमाग की बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है। एक समय में एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने से न सिर्फ काम की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि दिमागी स्पष्टता भी बनी रहती है। इन स्रोतों में एक और आदत का जिक्र है, जानबूझकर सोचना, डेलिबरेट थिंकिंग। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है सोचने के लिए बाकायदा वक्त निकालना। सोचने के लिए टाइम निकालना। हाँ, जैसे हम कसरत के लिए वक्त निकालते हैं, वैसे ही रोज 10-15 मिनट सिर्फ अपने विचारों पर चिंतन करने के लिए रखें। और इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विचार है धीरे धीरे सोचना। धीरे धीरे सोचना। हाँ, अक्सर किसी भी स्थिति पर हमारा जो पहला विचार या पहली प्रतिक्रिया होती है, वो हमारी भावनाओं और पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, तथ्यों पर नहीं। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें, जानकारी इकट्ठा करें और फिर कोई राय बनाएं। मुझे एक विचार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये नकारात्मक विचारों को उपयोगी विचारों से बदलने के बारे में है। आजकल हर कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है, लेकिन फारूक कुछ अलग और ज्यादा व्यावहारिक बात कह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पॉजिटिव थिंकिंग अक्सर हमें एक दबाव में डाल देती है कि हमें हर हाल में अच्छा और आशावादी महसूस करना है, जो कई बार झूठा लगता है। सही बात है। फरोक्स का उपयोगी सोच का सिद्धांत व्यावहारिकता पर जोर देता है। एक उदाहरण दे सकती है? ठीक है, मैं असफल हुई, ये बुरा लग रहा है, लेकिन इस असफलता से मैं क्या सीख सकती हूँ जो अगली बार मेरे काम आए? अगला उपयोगी कदम क्या है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, ये खुद पर से हमेशा खुश रहने का दबाव हटाता है और आपका ध्यान सीखने और आगे बढ़ने पर केंद्रित करता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने प्राचीन स्टोइसिज्म से लेकर आज के दौर की दिमागी उलझनों तक की एक यात्रा की। ऐसा लगता है कि इन सभी विचारों के केंद्र में एक ही धागा है, अपनी भीतरी दुनिया, यानी अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करना। क्योंकि बाहरी दुनिया की ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण के दायरे से हमेशा बाहर रहेंगी। ये विचारों और सूचनाओं के एक निष्क्रिय शिकार बने रहने से अपने दिमाग का एक सक्रिय प्रबंधक बनने की प्रक्रिया है। सक्रिय प्रबंधक, अच्छा शब्द है। हाँ, जैसा कि एक समीक्षक ने बहुत अच्छी बात कही कि फोरूज जिन तकनीकों के बारे में बात करते हैं, उनमें से ज्यादातर शायद नई नहीं है, लेकिन उन्हें एक बेहद सरल, बिना किसी तामझाम के और व्यवहारिक पैकेज में प्रस्तुत करना ही फोरू का सबसे बड़ा योगदान है। इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और एक ज्यादा संतुष्टि भरा जीवन पाना है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। फोरू का पूरा दर्शन व्यक्तिगत नियंत्रण और अपनी भीतरी दुनिया को सुधारने पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। हाँ, है तो। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करता है, अगर हम सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है, तो क्या हम बाहरी दुनिया की उन समस्याओं के प्रति उदासीन होने का खतरा तो नहीं उठा रहे हैं, जिन्हें बदलने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है? एक स्टोइक शांति और सामाजिक उदासीनता, इन दोनों के बीच की महीन रेखा कहाँ है? इसी सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।